नमस्कार। कभी कभी दोस्ती का जश्न मनाने वाली एक मामूली सी घटना देखते ही देखते एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कहानी में बदल जाती है। आज हम एक ऐसे ही मामले को समझने की कोशिश करेंगे जिसने भारत की विदेश नीति पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव तस्वीर के साथ। हाल ही में एक बड़ा जॉइंट नेवल अभ्यास हुआ जो दो देशों के बीच बढ़ती दोस्ती और पार्टनरशिप का एक सिंबल था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर दोस्ती का ये जश्न अचानक एक बुरे सपने में तब्दील हो गया। वही युद्धपोत जो कुछ दिन पहले तक दोस्ती का प्रतीक बना हुआ था, उस पर एक जबरदस्त हमला हो जाता है। और इस हमले के बाद जो हुआ वो शायद हमले से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। एक गहरी, समझ से परे चुप्पी। आज का हमारा ये विश्लेषण इसी चुप्पी के पीछे की वजहों को खंगालने की कोशिश करेगा। तो चलिए सबसे पहले उस घटना को समझते हैं जहां दोस्ती का एक पुल देखते ही देखते समंदर की कब्र में बदल गया। ये टाइमलाइन देखिए, ये घटनाओं के चौंकाने वाले मोड़ को दिखाती है। जरा सोचिए, 17 फरवरी को भारतीय नौसेना ब्रिज ऑफ फ्रेंडशिप यानी दोस्ती का पुल हैशटैग के साथ ईरानी जहाज का स्वागत कर रही है, और ठीक 2 हफ्ते बाद 4 मार्च को उसी जहाज के 87 सैनिक समंदर में अपनी जान गंवा देते हैं। दोस्ती से त्रासदी तक का ये सफर बहुत तेज था। और ये कोई आम युद्धपोत नहीं था, ये भारत से एक दोस्ताना विजिट करके लौट रहा था। विश्लेषण में पूर्व विदेश सचिव कन्वल सिब्बल का जिक्र है, जो बताते हैं कि ऐसे गुडविल मिशन पर जहाज पर गोला बारूद होता ही नहीं है। इसका मतलब साफ है, ये जहाज पूरी तरह से बेबस यानी डिफेंसलेस था। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर, इस हमले पर भारत का रिएक्शन, या यूं कहें कि रिएक्शन का पूरी तरह से न होना। देखिए, भारत की जो घोषित नीति है वो उसे हिंद महासागर का गार्जियन यानी संरक्षक और फर्स्ट रिस्पॉन्डर बताती है। ऑफिशियली भारत इस इलाके का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, मतलब सुरक्षा पक्की करने वाला सबसे अहम देश। लेकिन जो कहा जाता है और जो असल में हुआ, उसमें जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। मतलब भारत जो खुद को फर्स्ट रिस्पॉन्डर कहता है, उसने कथित तौर पर आइरिस देना के इमरजेंसी सिग्नल्स पर कोई एक्शन ही नहीं लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन तो आखिर में श्रीलंका की नेवी को करना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है ना? तो क्या ये सिर्फ एक बार की गलती थी? नहीं। विश्लेषण कहता है कि ये घटना भारत की विदेश नीति में एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक बदलाव की तरफ इशारा करती है। देखिए, भारत की विदेश नीति की एक लंबी परंपरा रही है जिसे रणनीतिक स्वायत्ता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। मतलब किसी भी सुपर पावर के दबाव में आए बिना अपने फैसले खुद लेना। यहाँ साफ दिखता है, इंदिरा गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक सबने सुपर पावर्स के एक्शन की आलोचना की, लेकिन इस बार कथित तौर पर पूरी खामोशी रही। और यहाँ टाइमिंग का खेल बहुत दिलचस्प हो जाता है। बताया गया है कि ये हमला पीएम मोदी के इजराइल दौरे के ठीक सिर्फ 48 घंटे बाद हुआ। एक इजरायली ऑफिशियल का तो कथित तौर पर यह बयान भी आया कि ऑपरेशन का मौका पीएम मोदी के जाने के बाद ही मिला। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था? तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर भारत अपनी दशकों पुरानी विदेश नीति से कथित तौर पर क्यों भटक रहा है? सोर्स इसके पीछे एक बहुत ही विवादास्पद वजह की तरफ इशारा करता है। इससे पहले कि हम सोर्स के सबसे चौंकाने वाले दावे पर बात करें, बस एक पल के लिए ये सोचना जरूरी है कि इस बड़े पॉलिसी शिफ्ट के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है। तो सोर्स यहाँ विपक्षी नेताओं का जिक्र करते हुए एक बहुत ही सेंसेशनल और साफ कहूं तो अनवेरिफाइड आरोप लगाता है। दावा यह है कि प्रधानमंत्री पर अडानी ग्रुप से जुड़े कुछ मामलों को लेकर बाहर से दबाव बनाया जा रहा है। अब देखिए, ये एक बहुत ही विस्फोटक दावा है और ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो सोर्स में कहा गया है। अपनी बात को और मजबूत करने के लिए विश्लेषण में स्पेन और भारत का एक बड़ा दिलचस्प कंपैरिजन किया गया है। स्पेन, जो अमेरिका का एक नाटो पार्टनर है, उसने हाल ही में अमेरिका की आलोचना की, और दूसरी तरफ भारत, जो हमेशा से न्यूट्रल रहा है, वो इस मामले पर चुप रहा। सोर्स इसी कंट्रास्ट को दिखाकर अपनी बात रखने की कोशिश करता है। लेकिन इन बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल खेलों का एक आम इंसान पर क्या असर पड़ता है?
अब हम देखेंगे कि विश्लेषण के मुताबिक इन घटनाओं का सीधा असर हम सबकी जेब पर कैसे पड़ सकता है। ये भारत की एक बहुत बड़ी कमजोरी को दिखाता है। हमारे तेल की 55% ज़रूरतें मिडल ईस्ट से पूरी होती हैं, एक ऐसा इलाका जहां टेंशन लगातार बढ़ रही है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट जैसे ज़रूरी रास्तों में ज़रा सी भी रुकावट भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और सिचुएशन कितनी गंभीर है? विश्लेषण का दावा है कि भारत के पास सिर्फ 25 दिनों का तेल भंडार बचा है। ये एक खतरनाक रूप से कम मार्जिन है जो हमारी अर्थव्यवस्था को किसी भी बड़े इंटरनेशनल क्राइसिस के सामने बहुत कमजोर बना देता है। यहाँ ये जो अनुमति शब्द है ना, ये बहुत जरूरी है। तर्क ये है कि जब एक आज़ाद देश को किसी दूसरे देश से व्यापार करने के लिए तीसरे देश की परमिशन लेनी पड़े, तो ये उसकी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। और आखिर में इन सब इंटरनेशनल घटनाओं का बोझ हर भारतीय घर की रसोई तक पहुंचता है। सोर्स का दावा है कि इसी जियोपॉलिटिकल प्रेशर की वजह से एलपीजी सिलेंडर के दाम सीधे 60 रुपए बढ़ गए। ये वो कीमत है जो आम नागरिक चुकाते हैं। और हम इस विश्लेषण को सोर्स के उठाए एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं कि जब सुपर पावर्स अपने खेल खेलते हैं तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।